FM न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में 4 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपकी भी अगर मार्केट एसोसिएशन को लिमिटेड कुछ मुद्दों के ऊपर पावर दे दी जाए ताकि आपको किसी के पास आना ना पड़े, आप अपने लेवल पे कम से कम सफाई है, सड़क है, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे करा सको, और आपको अगर कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे दी जाएं हर मार्केट को, तो उसमें आपको किसी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना पार्षद का मुंह देखना पड़ेगा, ना एमएलए का मुंह देखना। ये मेरे सारे एमएलए मारेंगे मेरे को। तो कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो अपनी पावर छोड़ना चाहे। सारी सरकारें पावर खींचना चाहती है। हमारी अकेली सरकार है जो पहली बार कह रही है कि हम अपने हाथ काट के आपको दे देंगे, आप अपने आप अपना काम करो, हम आपके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटिफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी, और इन्होंने एनओसी इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे। बीजेपी वालों का आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं। नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था। भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीजें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक छुई खदान में हुई छुई यानी कि चूना निकालने के दौरान कई ग्रामीण दब गए। इस हादसे में 7 ग्रामीणों की मौत हुई। ग्रामीण यहां छुई निकालने का काम कर रहे थे। ये खदान मालगांव के जंगल में स्थित है। ये कोई सरकारी और निजी खदान नहीं। यहाँ ग्रामीण खुद से छुई यानी कि चूना निकालने का काम कर रहे थे। घटना के बाबत सिटी एसपी विकास कुमार ने बताया कि यहाँ ग्रामीण छुई यानी कि चूना की मिट्टी निकालने के लिए आए हुए थे, तभी मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से 7 से ज्यादा ग्रामीण खदान में धंस गए। पहले 7 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया, जिसके दौरान 5 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 2 ग्रामीणों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष है, बल्कि लोगों के दबे होने की आशंका पर यहां खुदाई जारी है। ग्रामीण इस हादसे के बारे में लोगों की क्लियर संख्या नहीं बता पा रहे कि कितने लोग वहां छुई निकालने का काम कर रहे थे। छुई खदान में हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का ऐलान किया है। गुजरात विधानसभा में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार जारी है। आज के दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने ओढ़र दानी मंदिर में पूजा के साथ की। उसके बाद पीएम मोदी पाटन पहुंचे, जहां इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी की रिकॉर्ड जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। दूसरे चरण के प्रचार के पाटन पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में जनता ने बीजेपी की जीत पक्की कर दी है। ये जन समर्थन ही है कि बीजेपी इस चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम गिनवाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा। બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું ગરીબોના નામે, પણ આ દેશના અડધા લોકો, અડધી પ્રજા બેંકનો દરવાજો જ નહોતો જોયો. આવડું મોટું જૂઠાણી એમનું 3-3, 4-4 દાયકા ચાલ્યું. તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો એટલે બધું પોલ મેં બહાર પાડી દીધું. અને આ દેશના કરોડો લોકોના બેંકના ખાતા ખોલાયા. દુનિયાની કેટલાય દેશોની જનસંખ્યા હોય ને એના કરતા વધારે લોકોના 44 કરોડ લોકો એના બેંકના ખાતા ખોલાયા. ભાઈઓ બહેનો, ગરીબી હટાવવાની વાત કરનારા લોકોએ કમસે કમ ગરીબને ઘર આપવું જોઈતું હતું, ન આપવું જોઈએ. તમારે ગરીબી હટાવી હોય તો ક્યાંક संगठन में कुछ नए चेहरों का ऐलान किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है। दोनों ही नेता कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इसके अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया। पार्टी ने बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष रहे मदन कौशिक, पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और बीजेपी की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन कालिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 20 फरवरी नहीं बल्कि 26 जनवरी को ही संपन्न हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा 3500 किलोमीटर चलकर कश्मीर में 7 फरवरी को खत्म होनी थी, लेकिन नए कार्यक्रम के मुताबिक अब यात्रा 26 जनवरी को ही संपन्न हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि राहुल की पदयात्रा के बीच में बड़े सांगठनिक कार्यक्रम और बदलाव करना व्यवहारिक था। वहीं भविष्य के चुनावों के लिहाज से इनमें देरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए यात्रा के लिए 26 जनवरी के मुफीद दिन को चुनकर वक्त में कटौती करके रास्ता निकाला गया। इस यात्रा का समापन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा। वहीं 26 जनवरी के बाद पार्टी प्लेनरी सेशन बुला सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 86वां दिन और मध्य प्रदेश में 9वां दिन है। 4 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, राहुल गांधी पर निशाना साधा एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार को लेकर भारत नहीं जुड़ता। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है।
भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी बरार को लेकर पंजाब की सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया। दरअसल उन्होंने कहा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया। सिद्धू मूसेवाला के नाम से लोकप्रिय गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी कई बार पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बिश्नोई के इशारों पर ही मूसेवाला को गोलियां मारी गई थी। इससे पहले गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस विदेश में भगौड़े बदमाशों की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए जारी किया जाता है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बरार पिछले महीने डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या में भी एक प्रमुख साजिश करता था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं गोल्डी बरार का क्या है इतिहास। गोल्डी बरार का जन्म साल 1994 में हुआ था। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार। छोटी उम्र में ही गोल्डी बरार ने अपराध का रास्ता चुन लिया था। भारत में वो A+ कैटेगरी का गैंगस्टर माना जाता है। मूसेवाला की हत्या में भी गोल्डी बरार का नाम सामने आया था। गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। गोल्डी बरार को कोर्ट ने घोषित किया है भगौड़ा। ग्रेजुएट गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। बरार पर हत्या से लेकर रंगदारी तक से 16 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि समय बीतने के साथ ये याचिका निरर्थक हो गई है। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होनी है, वहीं 7 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। साथ ही एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वो इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके चलते कोर्ट ने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू आज चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सबसे पहले उन्होंने दीक्षांत समारोह में कानून की डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायालयों और कानूनी प्रणाली की पाठ्य संबंधी गतिविधियों में क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों से बात की है।
कि भविष्य में हमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 70 लाख और बाकी निचली न्यायपालिका में हैं। निचली न्यायपालिका में लंबित मामले हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने की जरूरत है। दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। जेएनयू परिसर में स्थित कई इमारतों और ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। जेएनयू परिसर को ब्राह्मण विरोधी नारों से विरूपित किए जाने की घटना पर जेएनयू प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश दिए। जेएनयू के कुलपति ने SIS यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा दीवारों और संकाय कक्षों को विकृत करने की घटना को गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने को कहा। दरअसल जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। विद्यार्थियों ने दावा किया कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारों के साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वितीय की इमारत में तोड़फोड़ की गई। हालांकि जेएनयू के VC ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे लिखे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में, ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हैं कि इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ इसका महत्व है। तो अनिल विज ने कहा है कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है। ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। फिलिस्तीन के 27 साल की नदीन अयूब के सिर मिस अर्थ वाटर 2022 का ताज सजा है। नदीन अयूब पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व किया। अयूब ने अपनी जीत फिलिस्तीन को समर्पित कर दी है। 29 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस अर्थ वाटर 2022 के लिए नदीम अयूब के नाम की घोषणा की गई और उन्हें ताज पहनाया गया। इस इवेंट की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसे 4 प्रमुख राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक रूप में जाना जाता है। नदीम अयूब फिलिस्तीन पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर पर्यावरण जागरूकता अभियानों पर काम कर रही हैं। वो फिलिस्तीन संस्कृति मंत्रालय के समर्थन से सांस्कृतिक जागरूकता अभियान में भी योगदान दे रही हैं। आठ दिनों की लगातार तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 415 अंकों की जोरदार गिरावट के साथ 62,878 अंकों पर पहुंचा, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94 अंकों की गिरावट के साथ 19,042 अंकों पर बंद हुआ। आज शेयर बाजार में सभी दिग्गज सेक्टरों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग, ऑटो, IT, फार्मा, FMCG, एनर्जी जैसे सेक्टर के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। केवल मेटल्स, रियल एस्टेट और मीडिया सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने मिली।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार यानी 4 दिसंबर को मतदान होनी है। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बार फिर योग क्लासेस का मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बगैर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इन लोगों ने दिल्ली वालों की योग क्लासेस बंद करवा दी है, योग शिक्षकों की पेमेंट रुकवा दी है। मैंने कसम खाई, मेरे दिल्ली के लोगों का योग बंद नहीं होने दूंगा। लोगों ने दिल खोलकर साथ दिया। आज योग शिक्षकों की पिछले महीने की सैलरी देंगे। जब तक आपका भाई जिंदा है, योग क्लास जारी रहेगी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट पूरा हुआ। आफ्ताब के पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए एफएसएल की टीम समेत दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंची थी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ में किया गया। दरअसल 28 नवंबर को जब आफ्ताब एफएसएल दफ्तर के बाहर निकल रहा था तो उस पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की थी। तिहाड़ जेल अधिकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर ही कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफ्ताब पुलिस की लंबी पूछताछ से गुजर चुका है, लेकिन पुलिस अब तक हत्या से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। आफ्ताब बहुत शातिर है, वो बहुत शांत तरीके से हर सवाल का जवाब दे रहा है। अब आफ्ताब का बड़ा सीक्रेट सामने आया। वो जेल में घंटों शतरंज खेलता कर श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफ्ताब पूनावाला आरोपी है। वो कई बार पुलिस की घंटों चलने की पूछताछ का सामना कर चुका है। उसका पॉलीग्राफ फिर नार्को टेस्ट हुआ। हर बार उसने बहुत शातिर तरीके से सधे हुए जवाब दिए। पुलिस अब तक की जांच में उससे कुछ भी नया पता नहीं लगा पाई। पूछताछ के दौरान वो हर समय शांत दिखा। उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। अब उसके शौक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पता चला है कि उसे शतरंज का बहुत शौक था। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक बैरक नंबर 4 में बंद आफ्ताब टाइम पास करने के लिए घंटों शतरंज खेलता रहता है। वो अपने बैरक में अकेले ही शतरंज की बिसात बिछाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।